जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कैप्टन डिफेंस एकेडमी लखनऊ। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर शिद्दत से उछालो तो यारो, उछालो तो यारो। चलिए आज देखते हैं हम। आज का टॉपिक हमारा है आरबीआई। ठीक है, जितने भी वनडे एग्जाम के बच्चे हैं सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जीके में, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो आज हम आरबीआई को देखेंगे। सबने देखी होगी मुद्रा, ठीक है, नोट देखे होंगे। आज हम नोटों से खेलेंगे। ठीक है, नोटों से खेलेंगे, कैसे महंगाई को हम कंट्रोल करेंगे और कैसे कि समाज में जो महंगाई का बढ़ता हुआ स्तर है। अभी हाल ही में टमाटरों का रेट है तो इस समय लाल हुआ पड़ा है ना, 300 प्लस चल रहा है। सब लोग, परिवार के लोग परेशान है कि टमाटर इतना लाल क्यों हो रहा है। ठीक है, तो लाल हो गया, लाइकोपिन बढ़ गया है उसमें। ठीक, आज बात करेंगे हम आरबीआई की। आरबीआई ये सबका निर्धारण करती है, कैसे महंगाई बढ़ती है, कैसे सस्ताई, इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, सभी लोग अपना नोट पेन निकाल लेंगे। जो भी डाटा हम बताएंगे उसको नोट भी करना है, ताकि फ्यूचर में जो भी एग्जाम दोगे उनमें सब में आपका आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन हुए आएंगे। ठीक, सबसे पहले आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबके पास नोट है और उस नोट को जब आप निकालोगे और नोट निकालने के बाद उसमें देखोगे, देखो जैसे ये नोट है, नोट में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, ये देखिए, ये लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, इसको बोलते हैं आरबीआई। ये लिखा है आरबीआई, इस पे साइन होते हैं जो उसके आरबीआई का गवर्नर होता है उसी का। ये आपका नया नोट है और नए नोट पर आपका जिस समय जब ये जारी किया हो गया होगा उस समय आपके गवर्नर रहे हैं जैसे शक्तिकांत दास जी। अभी लेटेस्ट निकला हुआ है तो इसमें शक्तिकांत दास जी के शायन है। ठीक है, तो बात करेंगे आज हम इसी के बारे में कि आरबीआई जो है नोट कैसे निकालती है, सबके बारे में। ठीक, बात करते हैं आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन, कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्या है, आरबीआई जो स्थापना हुई थी किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के अधिनियम से। आरबीआई एक्ट 1934 आती है। उस समय शासनकाल था, ब्रिटिश शासनकाल चल रहा था भारत में। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर चल रहा था भारत में, उसी समय आरबीआई एक्ट आती है और इसी के माध्यम से कहा जाता है कि भारत में एक ऐसी वित्तीय संस्था का गठन किया जाए जो भारत में नोटों का निर्माण कर सके। ठीक है, तो अंग्रेज गवर्नमेंट में ही एक आपका और एक कमेटी बनाई गई जिसके लिए, इसका नाम था यंग हिल्टन कमेटी। यंग हिल्टन कमेटी। और ये आपकी क्या है, यंग हिल्टन समिति जो बनी थी, इस समिति में बनाई गई थी 1934 में ही बनाई गई थी और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आरबीआई एक्ट 1934 आता है। अब क्या होता है, इसी की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की जाती है। आरबीआई की गठन कब किया गया या स्थापना कब किया गया? क्वेश्चन पूछा जाता है, आरबीआई का गठन कब किया गया? आरबीआई का गठन 1935 ईस्वी में किया जाता है। आरबीआई का गठन 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इसकी प्रारंभिक पूंजी कितनी थी? जब आरबीआई की स्थापना हुई उस समय इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया गया था? तो इसकी प्रारंभिक पूंजी उस समय 5 करोड़ रुपए थी। कितनी थी? 5 करोड़ रुपए। आप लोग कर सकते हो नोट कि 5 करोड़ रुपए से आरबीआई स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, इसका मुख्यालय कहां बनाया गया था जब इसकी स्थापना हो रही थी आरबीआई की? तो उस समय आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई, तभी इसका मुख्यालय कोलकाता, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल जो पड़ता है वहां पर बनाया जाता है। तो आरबीआई का मुख्यालय जब स्थापना हुई थी तब कहां था? कोलकाता में। ठीक है, तो कलकत्ता मुख्यालय बनाया गया। नेक्स्ट 2 साल बाद, 2 ईयर बाद क्या होता है, इसका मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई कब परिवर्तित किया गया? 1937 ईस्वी में। ठीक, अभी वर्तमान में जो आरबीआई का मुख्यालय कहां है? मुंबई में है। इसलिए मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। और आपको पता है कि ज्यादातर हम लोग 3 राजधानियां ज्यादा बोलते हैं, जैसे कि आर्थिक राजधानी मुंबई, राजनीतिक राजधानी दिल्ली और एक सांस्कृतिक राजधानी होती है जो कहाँ? बनारस है। आपकी भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनारस है। ऐसी जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए राजनीतिक राजधानी लखनऊ है और आर्थिक राजधानी कानपुर है, और जिसके बाद जो सांस्कृतिक राजधानी है वो भी बनारस है। ठीक, तो ध्यान रखना इतनी बात की यहाँ पर आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में।
नेक्स्ट है, एक इसका मुख्यालय तब और भी हुआ करता था। आरबीआई की जब स्थापना हुई 1935 में, इसका एक मुख्यालय उस समय तो कलकत्ता में स्टार्ट किया था, एक अतिरिक्त मुख्यालय जहां रिपोर्ट होती थी लंदन में भी बनाया गया था। जो अंग्रेजी गवर्नमेंट ने है एक मुख्यालय लंदन में बनाया था, तो इसलिए स्वतंत्रता से पूर्व इसका एक मुख्यालय लंदन में हुआ करता था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एसआई का क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा गया था। यूपीएसआई में पूछा गया था कि बताइए स्वतंत्रता से पूर्व आरबीआई का एक अतिरिक्त विदेश में कहां पर मुख्यालय था, तो लंदन था। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला, इसके आरबीआई के पहले गवर्नर कौन बनाए गए थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। नेक्स्ट है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख थे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, याद रखना। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में अगर पूछा जाए रिसेंटली कौन है आरबीआई का गवर्नर, तो शक्तिकांत दास हैं। अभी हमने नोट पे साइन दिखाया आपको। शक्तिकांत दास क्या है? वर्तमान में 25वें नंबर के, 25 नंबर के हैं, 25वें नंबर के जो है आपके गवर्नर है इस समय आरबीआई के शक्तिकांत दास। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जो थे ऑसबॉर्न स्मिथ जो अंग्रेज थे, फिर पहले भारतीय सीडी देशमुख थे, और वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं गवर्नर किसके? आरबीआई के। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने बताया आपका कि प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता था, 1937 में परिवर्तित होकर मुंबई पहुंच गया। तत्पश्चात आपको पता है उसी समय एक इसका मुख्यालय लंदन में हुआ करता था। इसके बाद अभी वर्तमान में जो मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में एक मुख्यालय है, लेकिन उसके साथ साथ उसके 3 अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय भी बने हैं। तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता क्वेश्चन कि आरबीआई का ये क्षेत्रीय कार्यालय निम्न में से कहाँ नहीं है, तो 3 याद करना कहाँ कहाँ पर है। एक तो दिल्ली में है, एक कोलकाता में, एक चेन्नई में। अर्थात कह सकते हैं एक दिल्ली मतलब नॉर्थ में हो गया, एक आपका ईस्ट में कोलकाता हो गया, और एक आपके साउथ में चेन्नई हो गया, और साउथ वेस्ट, इसको वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये मुंबई हो गया। तो 4 आपके हैं, मेन आपका मुंबई में, 3 अतिरिक्त 3 आपकी सिटियों में। नेक्स्ट बात करेंगे, एक क्वेश्चन आता है आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक प्रारंभ रहता है? तो आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होता है, 30 जून तक चलता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक चलता है? 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। और अन्य बैंकों का, जो सभी कॉमर्शियल बैंकें हैं, उनका जो लेखा वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। आरबीआई का लेखा वर्ष तो 1 जुलाई से, ठीक है, 30 जून तक चलता है। और अन्य बैंकों का तथा वित्त वर्ष भी कहां से चालू होता है? वित्त वर्ष भी आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च। आप सबने देखा होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च ठेका देख तीसरा, है ना? आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है, सबने देखा है। ठीक, तो सबको पता है वो सारी चीजें, तो उसी में लिखा रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, क्योंकि आपको पता है वित्त वर्ष हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। व्यापारिक बैंकों का भी वर्ष वही होता है, वो सारा ब्यौरा उन्हें 31 मार्च तक देना होता है, फिर नया सत्र चालू होता है। ठीक है, जो हमें पता है कई प्रकार के हम ऋण लेते हैं, जो जैसे कि केसीसी पर लिए, इन सब पर, तो उनकी किस्त अगर हम 31 मार्च तक डिपॉजिट करते हैं तो उसमें क्या होता है? ब्याज दर कुछ कम होती है। जैसे ही वित्त वर्ष चेंज हुआ, नेक्स्ट वित्त वर्ष आया और आपने जमा नहीं किया, तो ब्याज दर बढ़ जाती है ना? जो जागरूक किसान है उन्हें तो पता रहता है। कई किसान जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उन्हें पता नहीं रहता, तो बेचारे लेट हो जाते, भले 2 दिन लेट हुए हों, लेकिन उनको इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ब्याज बढ़ जाता है। लेकिन आप लोग अगर अच्छे से पढ़ लिए हो, उसको जान लिए हो, तो आप लोग अपने पेरेंट्स, क्योंकि ज़्यादातर 70% स्टूडेंट ग्रामीण परिवार से जुड़ा हुआ है, तो अपने घरों में बता सकते हैं। पापा लोग यूज करते हैं केसीसी का, तो उन्हें इनकी सलाह देते हैं, आप दे सकते हो। और जो बढ़ा हुआ पैसा है ब्याज का, वो बचत कर सकते हो। ठीक है, पढ़ना सिर्फ नौकरी के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, जिंदगी जीने के लिए भी पढ़ाई इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, याद रखना। आगे बात करते हैं क्वेश्चनों पर कि जो आरबीआई है इसका प्रबंधन कौन करता है, कैसे संचालित होता है? तो इसके लिए एक मंडल का गठन किया जाता है, जिसको बोलते हैं प्रबंधन केंद्र। आपका है प्रबंधन केंद्रीय संचालक मंडल। ठीक है, केंद्रीय संचालक जो मंडल होता है वो इसका प्रबंधन देखता है। आरबीआई का प्रबंधन कौन देखता है? केंद्रीय संचालन मंडल। और
केंद्रीय संचालन मंडल में जो होते हैं कितने सदस्य होते हैं, तो केंद्रीय संचालन मंडल में टोटल 21 सदस्य होते हैं, 21 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और ये मेंबर में कौन कौन शामिल होता है, तो इसमें एक तो अध्यक्ष हो गया जिसको हम गवर्नर बोल रहे हैं आरबीआई का, क्या बोल रहे हैं, गवर्नर बोल रहे हैं। ठीक है, आरबीआई का गवर्नर हो गया। और आपकी इसके बाद 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर में से 3 एक एक जगह यहाँ रहते हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बाकी एक इसकी सहायता के लिए रहता है गवर्नर की। ठीक है, और इसके बाद में भारत सरकार और वित्त मंत्रालय के जो सदस्य होते हैं उनको भेजती है भारत सरकार और वित्त मंत्रालय, जिनकी संख्या 16 होती है। 16 सदस्य भारत सरकार और वित्त मंत्रालय से आते हैं, उन्हें भेजा जाता है इस केंद्रीय संचालन मंडल में संयुक्त होने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर आपका ये आरबीआई का प्रबंधन कौन देखता है, केंद्रीय संचालक मंडल, जिसका अध्यक्ष होता है गवर्नर। ठीक, अब बात करते हैं कि आरबीआई जो हमने पढ़ तो ली है, इसकी सारी रूपरेखा, स्थापना, इतिहास, सब कुछ। आरबीआई का मेन मकसद क्या है, क्या इसके कार्य, ये हमें देखना है। ठीक है, तो आरबीआई के कार्य क्या है, सबसे पहले देखना आरबीआई के कार्य। पहला कार्य क्या है आरबीआई का, सबसे पहला कार्य है आरबीआई का बैंकों का बैंक होना। आरबीआई क्या करती है, बैंकों की बैंक की तरह काम करता है। क्वेश्चन आता है बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, आरबीआई। जिस प्रकार बैंक हमें ऋण देती है उसी प्रकार बैंकों को भी आरबीआई ऋण देती, इसलिए इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। या मतलब जो काम बैंकों का है वही काम यहाँ बैंकों के लिए आरबीआई करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है अगला, दूसरा काम क्या है, अंतिम ऋणदाता। मतलब जैसे कि हमने लोन ली, एजुकेशन लोन ली, हमें किसी बैंक ने दे दी और उस बैंक ने, जो व्यापारिक बैंकें हैं उसने दे दी, वो फिर जाएगी, उसको कमी पड़ी तो उसे पैसा कौन देगा, उसे आपका आरबीआई देगा, वो आरबीआई से ऋण ले लेगी, और इसीलिए इसको बोलते हैं अंतिम ऋणदाता। किसको, आरबीआई को कहा जाता है अंतिम ऋणदाता। नेक्स्ट आता है, ये तीसरा काम करती है नोट छापने का, नोटों का निर्गमन करती है, नोटों को छापती है। नोट छापती है कौन, आरबीआई। किस आधार पर, न्यूनतम कोष पद्धति के आधार पर। किस आधार पर छापती है, ये ध्यान रखना, तो न्यूनतम कोष पद्धति, न्यूनतम कोष पद्धति के आधार पर क्या करती है, नोटों को छापने का काम कौन करती है, आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छापती है और नोटों को छापने का काम करता है न्यूनतम कोष पद्धति, जिसमें से 185 करोड़ रुपए का सोना रखती है अपने पास रिजर्व में, तब छापने की पावर रखती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये पूछा गया एक बार, कितना सोना रखती है आरबीआई, कम से कम 150 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट अगला, एक काम और करती है, बहुमूल्य वस्तुओं का संरक्षण। जो महंगी वस्तुएं हैं, महंगे बॉन्ड हैं, सरकार के अधिपत्र हैं, उनको भी प्रोटेक्शन या संरक्षित करती है, जरूरत पड़ने पर देती है। जैसे कि गोल्ड का संरक्षण करना, ठीक है, प्लेटिनम का करना, जो बहुमूल्य धातुएं हैं या हीरा जवाहरात हैं, उनका सबका संरक्षण कौन करती है, आरबीआई। नेक्स्ट है आपका विदेशी मुद्रा का भंडारण। आपको पता होगा कि जो विदेशों का अलग अलग रुपया चलता है, जैसे आप कहीं अमेरिका घूमने जा रहे हैं तो डॉलर लगेगा, या आपको नेपाल जाना है, पड़ोसी देश है आपको जाना है तो नेपाली रुपए, पाकिस्तान जाना पाकिस्तानी रुपए। ठीक है, आपका ऐसे बांग्लादेश जाना है तो वहां पर आपका बांग्लादेश में टका चलती है तो टका मुद्रा आपको यूज करनी पड़ेगी। ठीक, तो इसी प्रकार जो मुद्रा है विदेशी मुद्रा, उसको कौन करता है, तो विदेशी मुद्रा का भंडारण भी ये करती है आरबीआई। और ये कर लेगी जब आप पासपोर्ट या वीजा बनवाओगे, उस समय उस देश की मुद्रा जितनी आप एक्सचेंज करवाओगे उस दर से आपको ये आरबीआई देगी। इसका काम क्या है, मुद्रा का भी, विदेशी मुद्रा का भंडारण करना। इसका एक काम और है, वैश्विक स्तर पर भारत की स्टॉक का नियंत्रण करना। जो विश्व स्तर पर भारत की वैल्यू है, भारत के रुपया की वैल्यू है, उसको नियंत्रित करना कि अचानक से रुपया की वैल्यू ज्यादा गिरे ना, ज्यादा लो ना हो, विदेशों में भारतीय मुद्रा की वैल्यू को बढ़ाए रखना, यही काम है, आपको ध्यान रखना, ये आपका आरबीआई। और एक काम और करती है, जो व्यापार होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसमें भी ये सहायक होती है आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई की इतने सारे काम है। ठीक, आरबीआई को क्या करती है, इतने सारे काम करती है। अब आपको ये देखना है कि जो वैश्विक स्तर पर भारत की स्टॉक का नियंत्रण करती है तो उसके लिए कई पॉलिसी लेके आती है।
जो विद्यार्थी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता, बहुत मतलब डिफिकल्ट लगता है डाटा उन्हें कि ये साला BR क्या है, RR क्या है, RRR क्या है, CRR क्या है, SLR का कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, उनको सरल भाषा में समझाने के लिए हम आ चुके हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कितनी सरल भाषा बना सकते हैं और इसको अपने दिनचर्या में उतार सकते हैं, उतनी जल्दी आप सीख जाओगे। किताबी भाषा को मत रटिए, अपनी भाषा बनाइए और उस भाषा में सीखिए। देखते हैं कंपटीटर आप अच्छे खासे बन जाओगे और कोई क्वेश्चन आपको रोक नहीं पाएगा जिस एग्जाम को आप कर ना सको उसमें। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले तो सबसे पहले हमें देखना है कि साख का नियंत्रण करते हैं, इसके लिए आपको RBI कई मौद्रिक नीति जारी करता है। पहला क्वेश्चन आता है, मौद्रिक नीति जारी कौन करता है? तो मौद्रिक नीति जारी करता है, मौद्रिक नीति जारी कौन करता है? तो RBI। मौद्रिक नीति जारी कौन करता है? RBI। कितने दिनों में करता है? तो 2 माह या 60 दिन। 2 माह या 60 दिन में RBI मौद्रिक नीति जारी करता है। ये इंपोर्टेंट हो गया। नेक्स्ट आता है, कैसे कैसे माध्यम से करता है? तो सबसे पहले कुछ हम शब्दों को बताएंगे, सरल भाषा में याद कर लो शब्दों। पहला है बैंक दर, वेरी इंपोर्टेंट। बैंक दर क्या होती है? जिसको BR कहते हैं शॉर्ट में, बैंक दर। तो सबसे पहले ध्यान रखो, हमने आपको बताया है कि जिस प्रकार से आप ऋण बैंकों से लेते हैं, इसी प्रकार से बैंक के RBI से ऋण लेते हैं। तो बैंक दर का काम क्या है? बैंक दर हम देखेंगे सबसे पहले। चलिए आगे हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, सबका लिख गया होगा। थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ प्लेस बना, यहाँ हल्का सा इरेज करने के बाद आपको बताते हैं बैंक दर क्या होती है। ठीक, इसमें क्या है? बैंक दर। बैंक दर में BR क्या होती है? अर्थात जिस दर पर RBI व्यापारिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती है, ऋण देती है, वो क्या कहलाता है? वो आपकी BR कहलाती है, बैंक दर। इंपोर्टेंट समझ जाओ, बैंक दर होती क्या है? तो जिस दर पर RBI व्यापारिक बैंकों को ऋण देती है तो बैंक दर कहलाती है। ठीक है, जैसे कि उसने सपोज दैट किया कि जो SBI एक क्या है? व्यापारिक बैंक है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें हमारा अकाउंट है। ठीक है, हमारा क्या है? खाता है, हमारा अकाउंट खुला है, हमें ऋण की आवश्यकता है। मैंने इससे सपोज दैट 1 लाख रुपए का ऋण लिया। क्या किया? 1 लाख रुपए का ऋण लिया। ठीक है, अब ऋण जो हमने लिया है उसमें क्या किया? इसने हमें सपोज दैट 7% पर क्या दिया? ऋण दिया। दर हमारी लगाई 7% और हमें ऋण दिया। ऐसे ही कई लोगों ने ऋण लिया, वो अपने व्यापार करने लगे। अब इससे पैसा कम पड़ा, कोई और लेना चाहता तो ये क्या करेगा? ये फिर RBI से जो होगा अल्पकालिक ऋण लेगा, कुछ समय के लिए ऋण लेगा और अल्पकालिक ये ऋण लेगा। इसी की जो दर होगी उसे ही BR बोलते हैं। मान लो ये इसने इससे ऋण मांगा कुछ समय के लिए, उसने 4% में से दिया। ठीक है, तो जो 4% है इसी को बैंक दर कहते हैं, BR बोलते हैं। ठीक है, इसमें RBI SBI को या व्यापारिक बैंकों को ऋण देती है। सबसे सरल भाषा में समझ लेना। ठीक है, ये आपका पहला होता है, बैंक दर होगी। नेक्स्ट है रेपो रेट। इसमें आपका क्या होता है? रेपो दर होता है। मान लो रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वो रेट होती है जैसे सरकार कहती है आपके पास अतिरिक्त पैसा रखा रहता है ना, तो बोले उस अतिरिक्त पैसा को अगर मार्केट में लगा दो तो आप क्या होगा? उससे बिजनेस होगा, कुछ लोग कमाएंगे, रखा तो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो वही करती है कि जितना रुपए होता है RBI या आपके बैंकों के पास, उससे समतुल्य सरकार एक पत्र जारी कर देता है। वो पत्र RBI अपने पास रखती है। ठीक, उस पत्र को यदि वो कोई बैंक चाहे तो उसको
वो पत्र अगर बैंकों के पास जैसे पैसा रखा है, कुछ आपका मान लो 500 करोड़ में से 100 करोड़ एसबीआई के पास है, ठीक है, तो 100 करोड़ जो रुपए है एसबीआई के पास रखा हुआ है, उसमें से 100 करोड़ उसने रखा है। अब ये पैसा ये कहेगी आपकी रेपो रेट में क्या कहेगी, अर्थात आरबीआई इससे कहेगी कि ये जो 100 करोड़ है ये आप काहे रखे हो, ये मुझे दे दो, ठीक है, आपके पास ज्यादा हो गया तो हमें दे दो। तो इसमें ये क्या करेगा, अपना पत्र इसको जारी करेगा, 100 करोड़ का बोले हम एक पत्र देंगे, ये हमें दे दो, हम किसी और बैंक को दे देंगे, वो किसी को ऋण दे देगी, इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये इससे 100 करोड़ ले लेगी, इसे एक पत्र देगी, ठीक है, इसको एक कीमती पत्र देगी, जिसपे जब आपको जरूरत होगी आप मुझसे मांग लेना, मैं आपको पत्र हमारा लौटा देना और हम आपको 100 करोड़ का जो वित्त ब्याज है वो भी दे देंगे। नेक्स्ट बात, तो इसने क्या किया, पत्र जारी कर दिया। अब इसने जो 100 करोड़ लिया पैसा वो दूसरे बैंक को देगा, दूसरे बैंक ने और किसी को ऋण बांट दिया, उससे पैसा लिया, तो ऐसी सर्किल में जाने पर ग्रोथ रेट बढ़ती है। अब ये पत्र जो आपको मिला है, ये पत्र इसने इसके पास रखा, तो इसमें पूछा जाता है रेपो रेट में होता क्या है, तो रेपो रेट में आरबीआई जो होती है क्या हो रही, विक्रेता हो रही, क्या हो रही, विक्रेता, मतलब ये क्या हो रही, बेच रही, किसको, पत्र को, और बेच रही, क्रेता कौन है, व्यापारिक बैंक अर्थात एसबीआई, ये क्या है, क्रेता है। बस इतना याद रखो कि रेपो रेट में आपका क्रेता का काम एसबीआई करती है, विक्रेता का आरबीआई करती है, ठीक, तो इतना याद रखना। अब जो आपका एक दूसरे में है तो ये यही से कौन ऋण देती है, मतलब पैसा कौन देता है, जो क्रेता खरीदेगा जो सामान वही पैसा देगा, और विक्रेता जो होगा वो सामान देगा या मतलब पत्र देगा, जो रेपो रेट होगी। इसी के अपोजिट होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, इसमें क्या हो जाता, इसके पास में ज्यादा मतलब जो है इसे पैसे की जरूरत होती है, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये विक्रेता बन जाता है और ये क्रेता बन जाता है, ठीक, तो ये उल्टी होती है रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट होता है सीआरआर, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, अर्थात इसमें क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो नगद आरक्षित अनुपात हिंदी में बोलते हैं। इसमें ये कहता है आरबीआई कि आप जो व्यापारिक बैंकों से घोषणा करती है, आप जितने भी आपकी पावर है, जितना पैसा है उसका कुछ परसेंट हमारे पास कैश रखो, जिसे जमा करके रखो, जब आपको जरूरत विशेष होगी तब हम देंगे, तो उसका कुछ परसेंट अपने पास रख लेती है, इसी को सीआरआर बोलते हैं। आपकी जो वैल्यूसिटी होती है उसका कुछ परसेंट हमारे पास जमा करो, अर्थात आरबीआई में जमा करो, इससे कहेगी व्यापारिक बैंकों से, उसको सीआरआर बोलेगी, ठीक। नेक्स्ट होता है एसएलआर, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, नगद आरक्षण अनुपात। इसमें क्या होता है, उसने कहा जो आपकी पूंजी है उस पूंजी का कुछ पैसा आप अपने पास रखो, मतलब व्यापारिक बैंक या एसबीआई उस पूंजी का अपने पास रखो, जब इमरजेंसी हो तो उस समय आप दे सको, भरोसा रहे तुम पर लोगों का या मेरा, तो इसको ही एसएलआर बोलते हैं, ठीक है। ज्यादातर हमने जो भी क्रियाएं हैं इसकी हमने देख ली है, बाकी सब आपको पता है कि हमने कितनी सरल भाषा में इसका आरबीआई से बनने वाले सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को आप लोग देखिए और नोट्स बनाइए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, और इस वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और जोर से हमें कमेंट्स में बोलिए जय हिंद, जय हिंद।